हेलो बच्चों, स्वागत है। मैं रागिनी मिश्रा। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हरिद्वार पाठ को समझेंगे, उसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह पाठ महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1871 ईस्वी में लिखा गया एक बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने अपनी हरिद्वार यात्रा का वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि हरिद्वार तीन तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है और यही वह पवित्र स्थान है जहां गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर पहली बार मैदान में आती है। यहाँ का जल बहुत स्वच्छ और शीतल है। यहाँ का सुगंधित वातावरण, पक्षियों का कलरव और हरियाली मन को मोह लेती है। धार्मिक रूप से इसे देवताओं का द्वार माना जाता है। राजा भगीरथ की तपस्या, पवित्र घाट और साधु संतों की सज्जनता इस जगह को और भी खास बनाती है। ये पाठ हमें हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता और भारत की पवित्र संस्कृति से जोड़ता है। तो बच्चों, लेखक ने हरिद्वार की पावन नगरी का वर्णन किया है कि वहाँ की प्रकृति बहुत सुंदर है, वहाँ का सुगंधमय वातावरण और गंगा जल की शीतलता मन को मोह लेती है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। मेरी समझ से इसमें है का निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, सज्जन ऐसे कि पर पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता और मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे। लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। इसका आंसर होगा, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? ऑप्शन है, शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी, आर्थिक संतोष और मानसिक विकास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक प्रेम। तो इसका आंसर होगा मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। नेक्स्ट है, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन, संतुष्टि में सुख होता है। सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते हैं। लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी। पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। तो इसका आंसर होगा संतुष्टि में सुख होता है। नेक्स्ट है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? ऑप्शन, अंधविश्वास और लालच, मानवता और देश प्रेम, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। तो इसका आंसर होगा सादगी और आत्मनिर्भरता। लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? ऑप्शन, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक। आंसर होगा आध्यात्मिक, प्राकृतिक। तो बच्चों, इसमें हमें 2 ऑप्शन सही लगा। आप दोनों लगा सकते हैं या जो आपको सही लगे वो लगाएं। नेक्स्ट है, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन, कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता, मुहावरों का अधिक प्रयोग, सरलता और चित्रात्मकता, जटिलता और संक्षिप्तता।
तो इसका आंसर होगा सरलता और चित्रात्मकता। नेक्स्ट है मिलकर करें मिलान। पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से इनका मिलान कीजिए। तो बच्चों एक तरफ इनके शब्द दिए हैं, दूसरे तरफ इनके संदर्भ दिए हैं। पहला है हरिद्वार, तो हरिद्वार आपके जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका मिलान हम ऑप्शन 3 से करेंगे। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। सेकंड है आपका गंगा, तो गंगा बेटा ये भारत की पवित्र नदी है जो हिमालय से निकलती है, तो इसका ऑप्शन होगा 5। ये भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं जैसे भागीरथी, त्रिपथगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी आदि। नेक्स्ट है बेटा भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, तो इसका आंसर होगा 6। ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भगीरथी है। नेक्स्ट है चंडिका, तो बच्चों चंडिका दुर्गा जी का एक दूसरा नाम है, तो इसको हम फर्स्ट से मिलान करेंगे। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। फिर है नेक्स्ट आपका भागवत, तो भागवत हमारा एक पुराण है, तो भागवत का मिलान हम बेटा 2 से करेंगे। ये 18 पुराणों में से सर्वाधिक एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। नेक्स्ट है दालचीनी, तो बेटा दालचीनी एक प्रकार का मसाला है, तो इसको हम मिलान करेंगे 4 से। यह एक पेड़ का नाम है। ये दक्षिण भारत में बहुतायत में मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है। इसे दारचीनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मिलकर करें चयन का। पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही और एक भ्रामक। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आपको एक वाक्य के साथ दूसरे निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उनमें जो सही है और दूसरा एक भ्रमित करने वाला है, तो जो सही है उसके साथ हम उसका मिलान करेंगे। पहला है पर्वतों पर अनेक प्रकार की बल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैल कर लहलहा रही है। निष्कर्ष है लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। दूसरा है सज्जनों की शुभ इच्छाएँ लताओं के समान फैल रही हैं। तो बच्चों इसका पहला आंसर सही होगा। लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। इसका निष्कर्ष है वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहने के लिए विवश हैं। दूसरा है वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। तो इसका आंसर बेटा सेकंड वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से साधु लोग खड़े होकर तपस्या करते हैं उसी प्रकार से यहाँ वृक्षों को बताया गया है। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। नेक्स्ट है इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। इसका निष्कर्ष है यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। यहाँ के पक्षी नगर से डरकर इस जगह आ गए हैं, इसलिए वे कल्लोल करते हैं।
तो बच्चों, पक्षियों के रहने का स्थान पेड़ पौधे है और वहाँ पे रह के वे स्वतंत्रता महसूस करते हैं। तो इसका मिलान हम फर्स्ट वाले से करेंगे। यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। नेक्स्ट है, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी से पन्ने को बर्फ़ में जमाया है। अर्थात बेटा, गंगा जी का जो जल है वो अत्यंत शीतल, पवित्र और मीठा है। तो इसका निष्कर्ष है, गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव मनोहारी है। गंगा जल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ़ बनाई जा सकती है। तो इसका मिलान हम फर्स्ट वाले से करेंगे। गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। नेक्स्ट है हमारा, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। तो बच्चों, लेखक को वहाँ का वातावरण बड़ा शीतल, आनंददायक लग रहा था, इसलिए उन्होंने गंगा जी के तट पर बैठकर भोजन किया। अब हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे, जो सही होगा उसके साथ मिलान करेंगे। एक है, लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और वह पकाने में सहायक था। नेक्स्ट है, लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। तो बच्चों, इसके हम ऑप्शन को सेकंड से मिलान करेंगे। लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति की निकटता झलकती है। अंतिम है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दीजिएगा। तो बच्चों, लेखक ने अपने उस पत्र को कवि वचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए जो है पत्र भेजा था। तो उसके निष्कर्ष इस प्रकार हैं। लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा और संजोया जाए। दूसरा है, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। तो इसके मिलान को हम सेकंड वाले से करेंगे। लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ से कुछ मिलान दिए गए थे, इसे आप अपने बुक में ही मिलान करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पंक्तियों पर चर्चा, इसे हम अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, इसमें इस पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उस पंक्तियों के हमें अर्थ जो समझ में आया है उसे हमें लिखना है। पंक्ति क्या है उससे पहले हम ध्यान से देखेंगे। कहा है, यहाँ की कुसा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पूर्ण भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। तो लेखक ने वहाँ के सुगंधित वातावरण और वहाँ की प्रकृति की विलक्षणता का वर्णन किया है। बच्चों, कुसा एक प्रकार की घास होती है जिसे पूजा में प्रयोग किया जाता है, और दालचीनी, जावित्री ये हमारे मसाले हैं जिसे हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। तो लेखक ये बता रहा है कि वहाँ की जो घास है वो अत्यंत विलक्षण, अनोखी है। उस घास में से भी दालचीनी और जावित्री जैसे मसाले की सुगंध आती है, यानी कि वहाँ का वातावरण बहुत सुगंधित और जो है सुखमय है। तो इसके अर्थ को अब हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। अर्थ, लेखक हरिद्वार के पावन पर्वतीय भूमि की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वहाँ की कुसा पूजा के लिए घास भी बहुत अनोखी है, क्योंकि उनसे दालचीनी, जावित्री जैसे मसालों की दिव्य सुगंध आती है। ऐसा लगता है कि हरिद्वार की पवित्र भूमि की साधारण घास भी सुगंधित और खास है। नेक्स्ट खा है, आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति में लेखक ने वहाँ के पेड़ पौधों और वृक्षों की विशेषता बताई है कि वे भी वहाँ जन्म लेकर के धन्य हो गए। उनके फल फूल और छाया जो है लोगों के
काम आते हैं। यहाँ तक कि जब वो जल जाते हैं तो उनकी राख और कोयले भी लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसके अर्थ को हम इस प्रकार लिखेंगे। अर्थ, भारतेंद्र जी वहाँ के वृक्षों के परोपकारी स्वभाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, इनका जीवन धन्य है। पेड़ लोगों को फल फूल, सुगंध, छाया, ईंधन और औषधियाँ देते हैं। जलने के बाद भी इनके कोयले और राख लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब हम सोच विचार के लिए इनके प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर इनके उत्तर को हल करेंगे। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। का और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। लेखक का ये वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब? संकेत, किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी स्थान के विषय में सोचते रहना। उत्तर, यह पंक्ति हरिद्वार के पावन भूमि के प्रति लेखक की मानसिक और भावात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। लेखक शारीरिक रूप से पवित्र भूमि से दूर आ चुके हैं, लेकिन उनका मन आज भी इस सुंदर स्थान में बसा हुआ है। तो बच्चों, इसमें मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। अनुभव, जब हम अपने पैतृक गांव से वापस आते हैं तो कई दिनों तक हमारा मन वहाँ की हरियाली, वहाँ की वादियों और मनोरम दृश्य की यादों में खोया रहता है। नेक्स्ट है खा। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का ये कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण से लिखिए। तो बच्चों, वहाँ के जो पंडित थे वे भी बड़े संतोषी स्वभाव के दिखाए गए हैं कि उनको जितना भी पैसा दिया जाता था उतने में ही वो पूजा अनुष्ठान करा देते थे। तो इसके उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे। आज का समाज भौतिकता और विलासिता की ओर आकर्षित है, फिर भी समाज में बहुत से संत व सज्जन व्यक्ति हैं जो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उनका सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सादगी और संतोष में है। उदाहरण, हमारे गांव में पंडित जी रहते हैं। वह साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। पूजा पाठ करने पर जो उन्हें धन प्राप्त होता है उसी में वह संतुष्ट रहते हैं। उनके संतोष को देखकर गांव के लोग उनसे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है गा। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। वह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा है? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती होंगी? संकेत, केवल आराम, सुविधा या कोई और कारण भी? तो बच्चों, चूँकि दीवान जी का घर जो है वो हरिद्वार में स्थित था और हरिद्वार एक पावन पवित्र नगरी है। वहाँ पर शीतल और सुगंधित वायु तथा ऐसा महसूस होता था कि वहाँ पहुंचकर सारी थकान दूर हो गई। लेखक को मानसिक सुख मिलता था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। तो हम इसके उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, लेखक ने दीवान कृपाराम के बंगले को टिकने योग्य इसलिए कहा होगा क्योंकि हरिद्वार जैसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल में स्थित होने के कारण बंगले का वातावरण शांतिपूर्ण और मन को सुकून देने वाला था। विशेषताएं: नंबर 1, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली। नंबर 2, धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण। 3, मानसिक शांति और सुखद वातावरण। 4, गंगा जल की शीतलता और सुगंधित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा। फल फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही हैं? बच्चों, पेड़ परोपकारी होते हैं, हमें
फल फूल छाया देते हैं, औषधियाँ देते हैं और जलाने के लिए ईंधन भी देते हैं, यानी कि पेड़ निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। तो इसके उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, लेखक कहते हैं पेड़ जन्म से लेकर अंत तक मनुष्य के काम आते हैं। यह हमें फूल फल, लकड़ी, छाया और औषधियाँ देते हैं। मरने के बाद भी इनकी राख, कोयला हमारे लिए उपयोगी होते हैं। वृक्ष निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। वृक्षों के महत्व। 1. वृक्ष हमें फल फूल औषधि देते हैं। 2. वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं। 3. वृक्ष हमें परोपकार की भावना सिखाते हैं। 4. इनके राख और कोयला लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। अनुमान और कल्पना से का ये भूमि 3 ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं, आप वहाँ क्या क्या करना चाहेंगे। तो आपको कल्पना करना है कि आप हरिद्वार में हर की पैड़ी पे बैठे हैं और वहाँ के शीतल का जल का आनंद ले रहे हैं। प्रकृति का वातावरण अत्यंत सुगंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कल्पनाओं के माध्यम से लिखना है। उत्तर इसका इस प्रकार है। उत्तर, मैं हरिद्वार में होता तो गंगा के तट पर बैठकर उसकी शीतलता का आनंद लेता, गंगा में स्नान करके मंदिरों में दर्शन करता, फिर वहाँ की ऊंची पहाड़ियों में घूमकर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारता। तो आप बच्चों अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का दृश्य आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। तो बच्चों मैंने इसका आंसर इस प्रकार लिखा है, आप भी लिख सकते हैं इसे। गंगा के तट पर बैठकर जब गंगा की लहरों की छोटी छोटी बूंदें मेरे मुंह पर पड़ती हैं तो मन में एक अद्भुत शांति, ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्रकृति का सुंदर दृश्य, सुगंधित वायु, घंटे की ध्वनि मानो अध्यात्म का अनुभव करा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगें तो क्या होगा। तो इसके उत्तर को बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि पेड़ पौधे मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगें तो वह किसी के द्वारा पत्थर मारे जाने पर क्रोधित हो जाएंगे, मनुष्यों को फल फूल छाया हवा देना बंद कर देंगे। पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा, यहाँ पर श्री गंगा जी 2 धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी के ही नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। तो उत्तर, भारतीय संस्कृति में गंगा को केवल एक नदी न मानकर पवित्र और पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। लेखक ने गंगा नदी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा, भक्ति, सम्मान और आदर व्यक्त करने के लिए गंगा शब्द के साथ श्री और जी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित व्यक्ति के साथ गए हैं। उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो बच्चों यदि व्यक्ति दृष्टि बाधित है तो उसे हम ध्वनि के माध्यम से अनुभव करा सकते हैं, जैसे गंगा जल को स्पर्श कराना, घंटियों की ध्वनि के बारे में बताना। और यदि श्रवण बाधित है तो हम उसे इशारे से दिखाकर लिखकर वहाँ के आनंद का अनुभव करा सकते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है। दृष्टि बाधित व्यक्ति
उन्हें स्पर्श और ध्वनि के माध्यम से माहौल का अनुभव कराएंगे, जैसे गंगा जल का स्पर्श कराना, घंटियों और मंत्रों की ध्वनि के बारे में बताना। उनका हाथ थामकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे और आसपास के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करके सुनाएंगे। श्रवण बाधित व्यक्ति उन्हें संकेतों से या लिखकर गंगा आरती और आसपास के स्थानों के इतिहास के बारे में समझाएंगे। उन्हें गंगा जी के रूप, भव्य आरती और प्रकृति के दृश्यों को ध्यान से दिखाकर आनंद लेने में मदद करेंगे। बच्चों, ये पाठ का क्वेश्चन आंसर था। इसके व्याकरण क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।